सर, आप एक मार्शल गोल्डस्मिथ सर्टिफाइड कोच भी हैं। आपके एक्सपीरियंस में सक्सेसफुल लीडर्स और एवरेज लीडर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो आगे से लीड करता है, और जो एवरेज लीडर होता है वो पीछे से लीड करता है। सक्सेसफुल लीडर और लीडर्स क्रिएट करता है। जो एवरेज लीडर होता है वो और किसी को आगे नहीं आने देता, क्योंकि वो थ्रेटेंड फील करता है। सो की डिफरेंस ये है कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो क्या मैं चेन ऑफ लीडर्स तैयार कर रहा हूँ। एप्पल की हमने बहुत बात करी। क्या स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल कंपनी बंद हो गई? नहीं हुई। अगर वो नए लीडर्स नहीं तैयार करते तो उनके साथ वो कहानी ख़त्म हो जाती। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां हम बात करने वाले हैं आज लग्जरी की। व्हाट लग्जरी मेंट टू इंडियंस एंड वर्ल्ड वाइड। आइए जानते हैं फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर अभय गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? आई एम वेरी गुड, थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। ग्रेट। सर, जब आप लग्जरी शब्द सुनते हैं तो आपके लिए इसका रियल मतलब क्या है? ब्रांड, प्राइस या माइंडसेट? देखिए, लग्जरी मेरे हिसाब से इज़ अ माइंडसेट। ब्रांड और प्राइस तो बनाया जा सकता है, लेकिन माइंडसेट बनाने में ज़िंदगी लग जाती है। सही बात है। सो लग्जरी इज़ एक्चुअली अ माइंडसेट। वन नीड्स टू क्यूरेट टूवर्ड्स good things in life, very tasteful things in life, there are unique things in life, very rare things in life, there are very sustainable things in life. So luxury is a culmination of good taste, good comfort. It may be expensive, may not be expensive. It really depends on the situation. Okay. तो what really attracts you to luxury? क्या पहले से ही ऐसा mindset था और it comes with time? I would say that, you know, luxury again, it's a personal inclination towards, as I mentioned again, that good things in life. So I always wanted to, right from my childhood, I always wanted to be something different, wanted to do something which is not run of the mill, not something which everyone else is doing. In fact, you'll be surprised to know that when I was young, I got selected for IIT, but I gave up IIT. I didn't want to be a routine engineer. I chose to be a marine engineer. And I'm talking of, what, 45 years back, when marine engineering was very happening. It was young. It was, you know, people wanted to go out to the sea and explore the world. It was difficult to become a marine engineer. So I chose marine engineering over IIT. Likewise, when I had an opportunity to change my career from the shipping industry into a normal career, I just happened to drift into luxury, because that was the time when India was opening up. There were no international brands in India. You know, I'm talking of the year 1990, when Narasimha Rao ji was opening up the country, and you know, foreign investments were coming in. So the first brand to come in was Lacoste, and in fact, they actually advertised looking for a marine engineer. So more out of curiosity, I went to meet them. That, you know, what can I do from the shipping industry? What can I do in the needle industry? And that's how my journey really started. Great. सर, इंडिया में लोग लग्जरी को कैसे देखते हैं, और आपको लगता है उसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो क्या है? देखिए, इंडिया जो है आज की डेट में एक उभरता मार्केट है लग्जरी इंडस्ट्री की तरफ से। तो दुनिया में ये देखा गया है कि जब कोई नया मार्केट इमर्ज होता है तो लोग लग्जरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम क्यों करते हैं? वो सिर्फ अपने आप को दुनिया से अलग दिखाने के लिए कंज्यूम करते हैं। क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स में ये ताकत है कि वो आपकी पहचान बनाने में आपकी मदद करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आप किसी 5 स्टार होटल में आप मारुति में जाते हैं या मर्सिडीज़ बेंज में जाते हैं, तो चांसेस ये हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो मर्सिडीज़ बेंज वाले साहब को याद रखेगा, ना कि मारुति वाले को। तो मर्सिडीज़ बेंज ने उनकी पर्सनैलिटी, उनकी आइडेंटिटी बनाने में उनकी मदद करी है। तो इंडिया जैसे मार्केट में, जहाँ पे लोगों के पास रिलेटिवली ज़्यादा पैसा आना अब शुरू हुआ है, तो वो अपने आप को अपनी पहचान बनाने के लिए लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ झुकाव करते हैं, और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से कंजम्पशन ऑफ लग्जरी गुड्स इन इंडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ओके, तो क्या लग्जरी बिना पैसों के भी एग्जिस्ट करती है? अगर हाँ तो कैसे? देखिए, जैसे हमने शुरू में बात करी कि लग्जरी एक माइंडसेट है। यस सर। आज की डेट में हम दिल्ली में बैठे हैं,
जहाँ फॉग भी है और स्मॉग भी है। Yes, sir. तो क्लीन एयर इज़ लग्जरी, तो एनवायरनमेंट भी लग्जरी है। ऐसे कहा जाता है कि ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ आर फ्री, तो एवरीथिंग एल्स इज़ एक्सपेंसिव। तो जो चीज़ें हैं, हवा, साफ़ हवा, शुद्ध खाना और क्लियर एनवायरनमेंट, वो अपने आप में एक लग्जरी आज की डेट में ज़बरदस्ती बन गया है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये बात है कि लग्जरी क्या है। जो बच्चा एग्ज़ाम में नहीं पहुंच पाता, वो 1 मिनट की वजह से लेट हो जाता है, उसके लिए वो 1 मिनट लग्जरी है। तो लग्जरी कहते हैं इज़ वेरी सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। जो आपके लिए लग्जरी है वो मेरे लिए लग्जरी नहीं है, और जो मेरे लिए लग्जरी है वो आपके लिए लग्जरी नहीं है। तो हर एक की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। जी, सही बात है सर, बिल्कुल सही आपने कहा। सर, आपने काफ़ी लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम किया है। लोग लग्जरी चीज़ें लॉजिक से खरीदते हैं या इमोशन से? देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली बात करेंगे तो लग्जरी इज़ वेरी इमोशन ओरिएंटेड, और वो कहते हैं कि लग्जरी में हम एक कोई नीड नहीं बेच रहे हैं, हम एक डिज़ायर बेच रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो एक ज़रूरत और एक चाहत के बीच में जो फ़र्क होता है वो ही लग्जरी है। तो इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जैसे आप इवॉल्व करते हैं। लेकिन आपने कुछ देर पहले पूछा कि इंडिया में आज क्या पोजीशन है, तो इंडिया में मैं बोलूँगा मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर तो खरीद रहा है लोगों की वजह से, या ये दिखाने की वजह से कि भी मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, काइंड ऑफ अ स्टेटस सिंबल। लेकिन जो इवॉल्व्ड कस्टमर है, क्योंकि इंडिया में ऐसा ना कि बहुत तरीके के कस्टमर्स हैं, तो मैं उनकी बात करूं जो इवॉल्व्ड हैं, जो 2-3 जनरेशन से लग्जरी कंज्यूम कर रहे हैं, वो इमोशनली जिस प्रोडक्ट से, इस ब्रांड से अटैच हो जाते हैं, वो उसी को परचेज करते हैं, क्योंकि आप उसी में पड़े बले हो, उसी में आपकी सारी ज़िंदगी निकाली है, तो आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए लग्जरी इवॉल्व होता है, कंज्यूमर इवॉल्व होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे तो 1960s में जब हम छोटे थे और कंट्री तभी जैसे इंडिपेंडेंट हुआ था, घर में रेफ्रिजरेटर होना एक लग्जरी था, राइट। उसके बाद एक घर में एक 2 व्हीलर होना एक लग्जरी था, घर में एक टेलीफोन होना एक लग्जरी था, 80s में घर में एक टेलीविज़न होना एक लग्जरी था, 90s में मोबाइल हाथ में होना एक लग्जरी था। आज सबके पास मोबाइल है, सबके पास गाड़ियाँ हैं, एयर कंडीशनर सबके घर में लगे हुए हैं, तो वो चीज़ें जो कल लग्जरी थी आज नॉर्मल हो जाती हैं। ये लग्जरी की एक खासियत आप मान लीजिए, इवॉल्व हो जाता है। तो अक्सर लोग लग्जरी चेस करते हुए अपनी फाइनेंशियल लिमिट्स भी क्रॉस कर जाते हैं। ये डिसीजन एस्पिरेशन से आता है या पीयर प्रेशर से? ये एक डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि मैं अगर वही बोलूँगा कि एट एन एवरेज तो ये पीयर प्रेशर ज़्यादा रोल प्ले करता है। इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ हम लोग बचत ओरिएंटेड ज़्यादा रहे हैं, हमारे जो है खून में अगर आदमी 10 कमाएगा तो 8 खर्चेगा, 2 ज़रूर बचाएगा, वो हमारी खासियत रही है। लेकिन पिछले 20-25 साल से EMI फैसिलिटी, इजी पेमेंट फैसिलिटी की वजह से जो यंगर जनरेशन है वो इस तरफ झुकाव हो रहा है कि वो फ्यूचर अर्निंग भी आज की डेट में ही स्पेंड कर देते हैं। वो थोड़ा सा एक रिस्की एलिमेंट है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि मेजरली लोग जो है इमोशन ओरिएंटेड ही लग्जरी कंज्यूम कर रहे हैं। सर, यहीं आपने एक फ्यूचर जनरेशन की बात कही, यंग जनरेशन की बात कही। एक अभी वाज रीडिंग अ रीसेंट सर्वे, जी, ज़्यादातर जेनजी जो है पर्सनल लोन लिया है। पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो लोन लिया गया वो जेनजी ने लिया गया है, और वो भी दे आर स्पेंडिंग ऑन लग्जरी हॉलीडेज और आईफोन और एक्सपेंसिव गैजेट्स। बिल्कुल। इस तरह से क्यों कल्चर चेंज हुआ सर? ये देखिए, पोस्ट कोविड लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा बदलाव आया। ज़्यादा करके लोग सोचने लगे कल हो ना हो, तो हम कल के लिए क्यों बचाएं, और हम जो फ्यूचर वाली ज़िंदगी है वो हम आज क्यों ना जिएं। इस वजह से ये वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड आ रहा है कि लोग एक्सपीरियंस की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ना कि प्रोडक्ट की तरफ। तो अगर प्रोडक्ट भी लेना है तो हम ऐसा कोई आइकॉनिक प्रोडक्ट लें जिसकी जो है लॉन्गिटिविटी ज़्यादा होगी। तो लोग रोलेक्स घड़ी लेना पसंद करेंगे कि भाई बनस्पत की कोई ऑर्डिनरी वॉच लेना पसंद करेंगे। तो इसलिए जो यंगर जनरेशन है वो ज़्यादा करके हॉलीडेज़ भी EMI पे ले रहे हैं कि हम पूरे साल कमाएंगे और इसको हम पे बैक कर देंगे, लेकिन आज हम अपनी हॉलीडे पे आज चलते हैं। तो ये ट्रेंड, माइंडसेट शिफ्ट टूवर्ड्स एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है, और शायद आगे आने के समय और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा ये। ओके सर, लग्जरी बायर्स एक सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं जो बाद में रिग्रेट बन जाती है उनके लिए? देखिए, अगेन ये टाइप ऑफ बायर पर डिपेंड करेगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, क्या गलती नहीं कर रहे हैं। लेकिन औसतन ये देखा जाता है कि जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि जो
स्मॉलर टाउन्स के लोग हैं या गलत होगा स्मॉलर टाउन्स का बोलना, लेकिन टायर 2 टायर 3 हाँ टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के इकोनॉमिकली नॉट सो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, वो भी थैंक्स टू इंस्टाग्राम, थैंक्स टू हाई एस्पिरेशनल बिल्डअप कंटेंट दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, कि वो अपनी औकात से आगे का सामान खरीद लेते हैं। वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि वीडियो में, फोटोग्राफ में सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, जब आती हैं उसके बाद शायद आपको रिग्रेट करना पड़ता है। हालांकि मोस्ट ब्रांड्स आजकल इजी एक्सचेंज का ऑप्शन भी दे रहे हैं, और इसी वजह से ये दौर फास्ट फैशन की तरफ आ गया है कि जो चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं लेकिन उतनी लास्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए कंजम्पशन बढ़ता चला जा रहा है। इस वजह से जो कह रहे हैं ना कि भाई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट का इशू आता चला जा रहा है, कि भाई आपके अर्थ फिल बढ़ते चले जा रहे हैं, कि लोगों के पास कपड़े 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 होते जा रहे हैं। दैट इज़ थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ अ पुल फैक्टर। सर आज भी जैसे ज़ारा है और गुची है, ये ब्रांड्स इनके सब्स्टिट्यूट आ चुके हैं, लेकिन ये फिर भी खुद को रेलेवेंट कैसे बनाए रखते हैं? देखिए, ये एक सवाल ऐसा है कि गुची एक हिस्टोरिक ब्रांड है। गुची नाम की फैमिली ने इस ब्रांड को स्टार्ट किया था, और ज़ारा मैं समझता हूँ करीबन 50 साल पुराना ब्रांड है। ज़ारा का एग्जिस्टेंस दुनिया में तब आया जब कल्चर, आपको दुनिया की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, एवोल्यूशन को समझना पड़ेगा, कि जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुए, उस समय दो ही तबके के लोग होते थे, या तो अमीर होते थे या गरीब होते थे, कोई मिडिल क्लास इतना नहीं होता था। मिडिल क्लास की इवोल्यूशन हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे होने लगी, तब घर की लेडीज़ बाहर निकलने लगी, तब उनको काम करने की ज़रूरत पड़ने लगी, तब लोगों को ये समझ में आया कि भाई जो क्रिश्चियन डियोर कपड़े बनाता है या शनेल कपड़े बनाता है, वो पहन के मैं रोज़ बाहर नहीं जा सकती हूँ। और फास्ट फूड का एक कल्चर अमेरिका से आया, कि सब कुछ हमें फास्ट चाहिए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। उस फास्ट फूड का कल्चर कॉन्सेप्ट को उठा के ज़ारा ने फास्ट फैशन बनाया। क्योंकि जो लग्जरी फैशन होता है, टिपिकली उस प्रोडक्ट को बनने में 12 से 18 महीने लगते हैं। तो वो 12 से 18 महीने के टाइम को कैसे क्रैश किया जाए, इस 12 से 18 महीने के टाइम में रिसर्च का बहुत बड़ा टाइम होता है। उस रिसर्च में नया टेक्सटाइल बनाना, उसके नए डिज़ाइंस बनाना, फिर उसका कपड़ा बनना, फिर उसकी प्रोडक्शन होना, तो इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो ज़ारा वालों ने ये सोचा कि भाई आज का यंग जनरेशन, मतलब उस समय का यंग जनरेशन इतना वेट नहीं करना चाहेगा, तो वो 12 महीने नहीं वेट करना चाहता फ्रॉम फैशन शो टू कमिंग इन द स्टोर। तो अगर मैं ये कुछ ऐसा करूँ कि जो प्राडा ने या गुची ने रिसर्च करके डिज़ाइन बनाया है, इसका मैं हल्का सा वेरिएशन करके लोअर क्वालिटी का कपड़ा बनाऊं और बहुत फास्ट प्रोडक्शन करके अगर मैं स्टोर्स में देता चला जाऊं, मैं इनकी डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज़ कर दूंगा। यही वजह है कि ज़ारा बहुत लिमिटेड क्वांटिटी बनाता है, और एक स्टाइल को बहुत कम दिनों के लिए रखता है, तुरंत नया स्टाइल डाल देता है। इसीलिए इसका नाम फास्ट फैशन बना, कि फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू डिलीवरी टू कंज्यूमर वो कोशिश करता है कि 45 डेज़ में मैं डिलीवर कर दूं, जो लग्जरी को टाइम लगता है 12 से 18 महीने। इसीलिए ये फास्ट फैशन आया, इसलिए वो रेलेवेंट भी रहता है। हाँ, तो वो टारगेट ही यंग बच्चों को करता है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को करता है, कि क्वालिटी चाहे बेस्ट नहीं होगी, लेकिन स्टाइलिंग मेरी बेस्ट होगी और इकोनॉमिकल प्राइजेस पे होगी एज़ कम्पेयर टू अ लग्जरी ब्रांड। सर यहीं पर एक और बड़े ब्रांड की बात करें, लेट्स से एप्पल आईफोन, वो लॉन्जेविटी की बजाय जो है हर साल अपना नया प्रोडक्ट ले आता है। जी जी। तो और उसके बाद फिर पीयर प्रेशर भी बन जाता है कि अब नया लेना है, फिर चाहे वो टायर 2 के हों, टायर 3 के हों या मेट्रोस के हों, वो सब रश में भाग पड़ते हैं कि नहीं नया मॉडल चाहिए। जी जी। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पीछे क्या कंसेप्ट है? देखिए, इसमें ऐसा ना कि अगर एप्पल का केस स्टडी अगर हम देखते हैं, तो एप्पल ने एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट, अपना इनोवेटिव बेंड ऑफ माइंड को रखा, और जब 2007 में आईफोन लॉन्च किया उन्होंने, तो उन्होंने उस समय की जो रिक्वायरमेंट थी कि एक आईपॉड मतलब म्यूज़िक और एक वॉइस डिवाइस और उन्होंने इंटरनेट, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक डिवाइस बना दिया। और उस समय के जो मोबाइल फ़ोन्स होते थे, जो ब्लैकबेरी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, उसमें क्या कमियां थीं जिसके वजह से उसकी यूजेज उतनी ज़्यादा नहीं थी, उसको एड्रेस करके उन्होंने एप्पल आईफोन बनाया अपना, और इसको इतना यूज़र फ्रेंडली बना दिया और उसमें इतने फीचर्स डाल दिए कि लोग उसकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो गए और एक कल्ट फॉलोइंग उसकी बन गई।
उन्होंने डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर, जो लग्जरी का जो बेसिक फाउंडेशन होता है कि इट इज़ नॉट सेलिंग अ नीड, इट इज़ सेलिंग अ डिज़ायर, तो उन्होंने डिज़ायर एलिमेंट जो है अपने एप्पल प्रोडक्ट में इतनी बेहतर तरीके से डाला कि चाहे वो स्लीक डिज़ाइन हो, चाहे उसका क्विक रिस्पॉन्स हो, चाहे उसका अट्रैक्टिवनेस हो, चाहे उसकी पिक्चर क्वालिटी हो, चाहे उसका वॉइस क्वालिटी हो, हर एक चीज़ में उन्होंने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी और रिसर्च करके डिज़ायरेबिलिटी फैक्टर को बहुत हाई रखा। अब डिज़ायरेबल जो प्रोडक्ट होता है उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि मुझे इस डिज़ायरेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि लग्जरी इज़ लाइक अ रोमांटिक रिलेशनशिप। तो जब आपका रोमांस होता है तो कपल्स के बीच में भी ये एक हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि मैं अपनी डिज़ायरेबिलिटी कैसे मेंटेन करके रखूं। तो वो हर साल एक नया स्पार्क डाल देते हैं। नया स्पार्क डालने के लिए वो कभी साड़ी पहनती हैं, कभी दे चेंज देयर अटायर, और लाइकवाइज लड़के भी करते हैं, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन द स्पार्क इन द रिलेशनशिप। तो लग्जरी ब्रांड इज लाइक दैट कि भाई इट इज ट्राइंग टू सेल अ डिज़ायर, ट्राइंग टू सेल अ रोमांस। तो वो स्पार्क मेंटेन करने के लिए उनको हर साल कुछ नया इनोवेशन करते रहना है। तो ये एप्पल ने लग्जरी बिजनेस के इस कॉन्सेप्ट को उठाया और उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सबकी रिक्वायरमेंट है और सबके अंदर डिज़ायर क्रिएट कर दिया, बनस्पत की एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स के पास रखा जाए कि रोलेक्स जैसे कम लोगों को बेचता है। तो वो उनकी स्ट्रैटेजी अलग है, रोल्स रॉयस की स्ट्रैटेजी अलग है, फरारी की स्ट्रैटेजी अलग है। तो इन्होंने लग्जरी ब्रांडिंग कॉन्सेप्ट्स को उठा के स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि लोग मास में मेरे प्रोडक्ट को खरीद पाएँ। सर, कहा जाता है कि आईफोन से बेटर ब्रांड्स भी अवेलेबल है आज की डेट में, लेकिन फिर भी आईफोन की जो कल्ट फॉलोअरशिप है जी, वो ह्यूज है जी। वो एक ही प्रोडक्ट में कई देशों के जीडीपी से ज़्यादा अर्न कर जाते हैं। सही बात। ऐसा कैसे सर? देखिए, इसमें ये है ना कि जो बेसिक ऑफ लग्जरी मैनेजमेंट है डिज़ायरेबिलिटी। यस सर। तो एप्पल ने शुरू से, अगर आप उनके मार्केटिंग कैंपेन्स को देखेंगे, ऑल्सो लॉन्च वीडियो जो स्टीव जॉब्स ने खुद किया 2007 का, वो अपने आप में एक मार्केटिंग की मास्टर क्लास है। तो जो लग्जरी बिजनेस में कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग और ब्रांड डीएनए को मिक्स करके आपको कम्युनिकेट करना है, यस सर। इन्होंने अपना जो बनाया कि थिंक डिफरेंट, तो ये हमेशा अपने आप को अलग सोचने को आदमी को मजबूर करते हैं। उनके डीएनए में है कि हम दुनिया से अलग सोचते हैं। इनका कैंपेन भी था कि भी इन्होंने कैंपेन में आइंस्टाइन को दिखाया जिन्होंने साइंस को चैलेंज किया। इन्होंने कैंपेन में महात्मा गांधी को दिखाया जिन्होंने वायलेंस को क्वेश्चन किया। तो इन्होंने अपने कैंपेन्स में हमेशा ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट किया जो दुनिया से अलग सोचते आए हैं और जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। फैक्ट यही है कि जैसे ही आईफोन लॉन्च हुआ, उन्होंने मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज कर दिया, डिसरप्ट कर दिया कम्प्लीटली। अब उनके जो नेक्स्ट सक्सेसर्स हैं उनके ऊपर ये प्रेशर है कि उन्होंने इस डीएनए को मेंटेन करना है। मैं आपकी बात को मानता हूँ कि व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, शायद और ब्रांड्स हैं जो इनसे पहले, फॉर एग्जांपल फोल्डेबल फ़ोन, इनसे पहले वो टेक्नोलॉजी ले आए। आईफोन अभी सोच रहा है कि वो अगले साल उस टेक्नोलॉजी को लेके आएगा। सवाल ये नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी को कब लेके आते हैं, सवाल ये है कि उन्होंने अपने ब्रांड को कस्टमर्स के माइंड में ऐसे जहन में कर दिया है कि लॉन्च से पहले 2 दिन पहले से लाइनें लग जाती हैं, राइट। सो ये सारा गेम है कि हम अपने डिज़ायर को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, अपनी कम्युनिकेशंस को कैसे मेंटेन करते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट हम कस्टमर सर्विस कैसे देते हैं। एक एप्पल फ़ोन की कस्टमर सर्विस को आप किसी और ब्रांड की कस्टमर सर्विस से आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। मैंने दुनिया के हर एक शहरों में इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये बेस्ट कस्टमर सर्विस है, लेकिन रिलेटिवली बाकियों औरों से बहुत बेहतर है, मच बेटर, राइट। तो लग्जरी ब्रांड के जो एक फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं उसमें ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एप्पल ने उन चीज़ों को कभी डाइल्यूट नहीं होने दिया। यही वजह है कि उनका जो है कंट्रोल ऑन द मार्केट इज़ एक्सट्रीमली हाई। यस सर, सही बात है। सर, रियल एस्टेट में आज हर प्रोजेक्ट लग्जरी या अल्ट्रा लग्जरी बोला जा रहा है। आपके हिसाब से एक प्रॉपर्टी को जेन्युइनली लग्जरी क्या बनाता है? देखिए, लग्जरी को लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ब्रांड बनाता है। और अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। हम एनवायरनमेंट भी कॉपी कर सकते हैं, हम कॉपी कर लेते हैं। क्या हम उस लेवल की सर्विस दे पाते हैं? क्या हम उस प्रोडक्ट को मेंटेन कर पाते हैं? क्या हम कंटिन्यूड वही सिस्टम को फॉलो कर पाते हैं? मेरे से बेहतर आप इस चीज़ को समझते हैं।
सवाल ये नहीं है कि क्या वो प्रोजेक्ट लग्जरी है या नहीं है। लग्जरी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, यस सर, मार्केटिंग करना बहुत आसान है, उसको मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कॉपी करना कोई लग्जरी नहीं बना देता, Yes. राइट। अगर आप सोचेंगे तो आज से 50 साल पहले जो फीचर्स रोल्स रॉयस में आते थे वो मारुति ऑल्टो में आते हैं, तो क्या मारुति ऑल्टो रोल्स रॉयस बन गया? नहीं, वो नहीं बना। यस सर, ये सोचने वाली बात है कि आज से 15-20 साल पहले जब मारुति ने सोचा कि मैं लग्जरी या प्रीमियम स्पेस में एंटर करूं, उनको भी अपना एक अलग डिवीजन नेक्सा खड़ा करना पड़ा। यस सर, लेकिन अगर आप वैसे एज अ कस्टमर देखेंगे तो धीरे धीरे नेक्सा भी डाइल्यूट हो गया, क्योंकि उन्होंने ब्रांड तो बना लिया लेकिन ना उसकी ब्रांड एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाए, ना उनकी कस्टमर सर्विस को कंट्रोल कर पाए, सिर्फ प्रोडक्ट वो थोड़ा सा सुपीरियर निकाल लेते हैं। तो लग्जरी इज़ अ वेरी होलिस्टिक इकोसिस्टम। उसमें आपको प्रोडक्ट भी चाहिए, उसको ब्रांडिंग भी चाहिए, कस्टमर सर्विस भी चाहिए, कंटिन्यूड मेंटेनेंस भी चाहिए, पोस्ट सेल्स कस्टमर सर्विस भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आज की डेट में इंडिया में ब्रांडेड रेसिडेंसेस का एक ट्रेंड आ गया है। यस सर, ब्रांडेड रेसिडेंसेस पे आप रिसर्च करोगे तो आज से मैं समझता हूँ 15-1 साल पहले अरमानी अपार्टमेंट्स मुंबई में आए। मेरे को एक मौका लगा उसमें इन्वॉल्व होने का, उनकी टाई अप में भी मैं एसोसिएटेड था। पर चैलेंज तो यही था, अरमानी अपार्टमेंट्स अरमानी साहब ने डिज़ाइन कर दिए, उनको बेचेगा कौन? बेचेगा कौन? तो बेचने का तरीका भी अरमानी स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। वो खैर स्ट्रैटेजी हमने एज अ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमने लोगों को ट्रेन किया, हमने ये किया, लेकिन वो एक ट्रेनिंग करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी तो रखी नहीं बिल्डर ने। यस सर, सिमिलर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिल्ली एनसीआर में भी मिल जाएंगे और सिटीज़ में भी मिल जाएंगे कि हम ब्रांड कॉपी कर लेते हैं, हम ब्रांड से पार्टनर कर लेते हैं, ब्रांड वाला भी थक हार के कहता है मैं और प्रोजेक्ट इनके साथ नहीं करूँगा। ऐसे बहुत सारे नाम है, मैं लेना नहीं चाहता, लेकिन आप समझ रहे हैं मेरा इशारा क्या है। तो सवाल ये है कि आज की डेट में जो हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि जो कल लग्जरी था वो आज नॉर्मल बेंचमार्क हो जाता है। तो लग्जरी रेसिडेंसेस जब स्टार्ट हुए इंडिया में, जो कंसेप्ट आया तो लोगों ने कहा कि भैया पहले मॉडल टाउन में कोठियाँ होती थी, वो लग्जरी होती थी, औरंगजेब रोड लग्जरी होता था, फिर वो उठ के कैमिलियाज और आलियाज लग्जरी हो गया। उसके बाद अब गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में सब, द्वारका एक्सप्रेस में सब लग्जरी हैं। डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस ये आया कि जनरेशन चाहती है कि भाई मेरा कंटेंट लिविंग हो, मेरे को एक लाइफस्टाइल अवेलेबल हो, वहाँ क्लब भी हो, स्विमिंग पूल भी हो, लाइक माइंडेड लोग वहाँ पे रहते हों, गाड़ी पार्क करने की जगह हो, साफ़ हवा हो, पावर बैकअप हो, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड फीचर हो गया है, अब इसको आप लग्जरी तो नहीं बोल सकते। इसलिए जो रियल एस्टेट वाले कहते हैं अब मैं ब्रांडेड रेसिडेंस की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये अब जब कॉमन हो गया है, हर एक रियलिटर इस चीज़ को प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं अपने आप को दुनिया से अलग कैसे रखूं? तो वो अब ब्रांडेड रेसिडेंस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वो ब्रांडेड रेसिडेंसीज में भी जब तक उसको कंटिन्यूड वही सर्विस नहीं देंगे ब्रांड के साथ की, दे विल फेस अ चैलेंज। तो लग्जरी इतना ज़्यादा डेमोक्रेटाइज वर्ड हो गया है, मैं बोलूँगा कि यूज और मिसयूज वर्ड हो गया है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि लग्जरी का मतलब क्या है। तो हर एक आदमी अपने आप को, मैं लग्जरी फैशन में हूँ, लग्जरी मिठाई है, लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी हाउस, हर एक सेकंड चीज़ लग्जरी है, लेकिन वो ट्रू लग्जरी नहीं है। सही बात है सर। सिर्फ हाई प्राइस और प्रीमियम लोकेशन काफ़ी है, लग्जरी का रियल एलिमेंट कुछ और होता है? देखिए, प्रीमियम लोकेशन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यस सर। हाई प्राइस ऑटोमेटिकली कम्स बिकॉज लग्जरी में हम ये बिलीव करते हैं कि अनलाइक प्रीमियम एंड अ मास प्रोडक्ट, हम कॉस्ट कटिंग की तरफ नहीं जाते हैं, हम वैल्यू एडिशन की तरफ जाते हैं। अगर हम वैल्यू इतनी ज़्यादा ऐड करें, उसके लिए अगर हमें थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ाना पड़े तो कस्टमर इज़ विलिंग टू पे। तो हमारी जो सोच ये होनी चाहिए कि हम कॉस्ट कटिंग नहीं, हम वैल्यू एडिशन की तरफ ध्यान दें। हम जितना ज़्यादा वैल्यू उस चीज़ में डालते रहेंगे, पीपल विल बी विलिंग टू पे फॉर दैट प्राइस। तो वो सोच की बात है, सोच अलग होनी चाहिए। सर, अगर कोई बायर सिर्फ स्टेटस के लिए लग्जरी होम ले रहा हो तो आपका क्या जेन्युइन एडवाइस होगा उसको? देखिए, पहले तो मेरी समझ में जो ज़्यादा करके बिल्डर्स हैं या रियल्टर्स हैं वो प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, वो शायद इस चीज़ पे ध्यान रखना चाह रहे हैं कि भाई लाइक माइंडेड लोग वहाँ पे आएँ। अगर स्टार्टअप्स का कल्चर है तो स्टार्टअप्स ही आएँ, इंडस्ट्रीज़ का कल्चर है तो इंडस्ट्रीज़ ही आएँ, और अगर न्यू मनी वाले लोग हैं तो वैसे ही लोग आएँ। ऐसा करने की कोशिश
कर रहे हैं, लेकिन शायद कमर्शियल प्रेशर्स की वजह से कहीं ना कहीं मिक्सिंग अभी भी हो रही है। तो मेरा ये मानना है कि जो पुराने ज़माने के फर्स्ट जनरेशन रईस नहीं है, वो थर्ड जनरेशन रईस हैं, लेकिन ट्रेडिशनल ओल्ड दिल्ली के रहने वाले हैं। मतलब उनकी जो न्यू जनरेशन्स आ रही हैं वो उस कल्चर, अपने फैमिली कल्चर को चेंज करके फैमिली को ये समझा रहे हैं कि हमें आज के लिए जीना चाहिए और हमें बेटर लाइफस्टाइल में जीना चाहिए। बनस्पत की जो पुराने ज़माने में 3-4 जनरेशन पुराने जो लोगों में जाओगे तो पैसा होने के बावजूद भी हम मतलब कंफर्ट में बिलीव नहीं करते थे। वो अब कल्चर चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ये सारी चीज़ें एक बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएंगी और एक डेफिनेशन बाय वर्च्यू ऑफ इनकम आ जाएगा कि भाई अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हर एक को लग्जरी अपने इकोनॉमिक दायरे में मिलेगी। सही बात है सर। अगर कंपेयर करें, गुड़गांव के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 100 करोड़ पार जाते हैं, वेयरएज नोएडा के पास इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह है जहाँ प्रोजेक्ट भी नहीं है जी। तो ये डिफरेंस ऑफ माइंडसेट है या क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से ये सारा परसेप्शन का खेल है। ओके। और गुड़गांव जब लॉन्च हुआ था 80s की बात है, तो इसको साउथ ऑफ दिल्ली करके प्रमोट किया गया। अब सोना रोड को साउथ ऑफ साउथ दिल्ली करके प्रमोट करा जा रहा है। यस सर। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हमेशा से साउथ दिल्ली को वेस्ट दिल्ली या ईस्ट दिल्ली से थोड़ा सा प्रीमियम माना गया कि यहाँ बाबू पेशा लोग रहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, या गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं, या मतलब एम्प्लॉय क्लास रहता है एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह जो दुकानदार आदमी होते हैं या बिजनेसमैन आदमी होते हैं। तो वो परसेप्शन उस ज़माने से लेके आज के ज़माने तक चला आ रहा है। ये बिल्कुल फैक्ट है। मैं खुद गोल्फ कोर्स रोड पे रहता हूँ कि बारिश में पानी भर जाता है। एक उस प्रॉब्लम के बजाय और कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है। अब हम आते हैं नोएडा की बात। अब गुड़गांव और नोएडा मैं समझता हूँ कि पैरेलली मोरलेस इस्टेब्लिश हुए। वो भी 80s में इस्टेब्लिश हुआ, ये भी 80s में इस्टेब्लिश हुआ। उस समय भी नोएडा जमुना पार ही माना जाता था, आज भी जमुना पार ही माना जाता है। तो जमुना पार का परसेप्शन वहाँ से खिंचते नोएडा से ग्रेटर नोएडा भी आ गया। हालांकि ग्रेटर नोएडा, आपने ठीक बोला, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, बेहतर है। मैं नहीं बोलूँगा बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया था जब बना था। लेकिन आज की डेट में जितनी वहाँ आबादी हो गई है, जितनी पॉपुलेशन ऑफ कार्स हो गई है, जो हाईवे था वो भी एक मतलब आम रोड की तरफ नज़र आता है। और जो अब नए हाईवेज बन रहे हैं वो गुड़गांव में भी बन रहे हैं, दिल्ली में भी बन रहे हैं, सारी इंडिया में बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर प्रोजेक्शन की कहीं ना कहीं शायद शॉर्टकमिंग रह गई होगी। बट आगे जो बन रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे हुआ या जयपुर हाईवे हुआ, ये सारे मतलब और अच्छे बन रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल खेल परसेप्शन और ब्रांडिंग का है जी। सर, अगर इसी की बात करूँ, अभी यू सेड अ नेम, द्वारका एक्सप्रेस वे जी। आई गेस गोल्फ कोर्स रोड को अगर माने अमिताभ बच्चन है, लेजेंड, लेकिन द्वारका एक्सप्रेस वे भी आने वाला शाहरुख खान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ देखे हैं और शायद हम किसी के साथ काम भी वहाँ करेंगे। तो गुड़गांव की जो कमियाँ थीं, उन कमियों को दूर करके द्वारका एक्सप्रेस वे में, क्योंकि ये ना क्या एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। अगर हम 1947 से कंट्री का इवोल्यूशन देखेंगे तो पहली जनरेशन जो आज़ादी के बाद थी, उनका स्ट्रगल था रोटी कपड़ा और मकान। यस सर। मेरे फादर, शायद आपके ग्रैंडफादर, उनकी स्ट्रगल ये थी कि भाई एक नौकरी अच्छी लग जानी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी सेठ की नौकरी लगे, सारी उम्र मैं उसी सेठ की नौकरी करूँगा, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना है। उसके बाद जब सेकंड जनरेशन आई, हमारी जनरेशन आई, हमने घर खरीदा, गाड़ी खरीदी और कंफर्ट्स अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराए। अब जो तीसरी जनरेशन आ रही, जो हमारे बच्चों की जनरेशन है, उनको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए। यस सर। क्योंकि उनको घर बना हुआ मिलता है, उनको गाड़ी बनी हुई मिलती है। हम हिंदुस्तानी पेरेंट्स हैं, शादी का खर्चा भी हम उठाते हैं, पढ़ाई का भी उठाते हैं, फर्स्ट डिलीवरी का भी खर्चा हम उठाते हैं। तो बच्चे जो आज की डेट में कमा रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं, पेरेंट्स को शायद उनकी नीड नहीं है। तो ये वर्किंग कपल जो डबल इनकम नो किड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिंक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये बेटर से बेटर आईफोन, बेटर से बेटर गाड़ी, बेटर से बेटर कपड़े और बेटर से बेटर लाइफस्टाइल, इन्हीं चार चीज़ों पे वो खर्चता है। और वही हमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे में नज़र आ रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि रियल एस्टेट जो है टूवर्ड्स अ बेटर क्वालिटी जाना शुरू हो गया है। सवाल ये है कि
आने वाले टाइम का? आने वाले टाइम में जो इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट भी कर रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट गाड़ियाँ बिकवाती है, डिस्पाइट पॉल्यूशन गाड़ियाँ बिकनी चाहिए। जीएसटी कम हुआ, ट्रैफिक और बढ़ गया रोड्स पे, पॉल्यूशन बढ़ गया। अब उसका सोल्यूशन गवर्नमेंट निकाल रही है, नहीं निकाल रही है, क्या कर रही है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सवाल ये है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस होएगा वैसे वैसे न्यू चैलेंजेस आएंगे, न्यू चैलेंजेस को मीट करने के लिए न्यू सॉल्यूशंस निकलेंगे। सही बात है सर। आप एक मार्शल गोल्डस्मिथ सर्टिफाइड कोच भी है। आपके एक्सपीरियंस में सक्सेसफुल लीडर्स और एवरेज लीडर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जो सक्सेसफुल लीडर होता है वो आगे से लीड करता है, और जो एवरेज लीडर होता है वो पीछे से लीड करता है। सक्सेसफुल लीडर और लीडर्स क्रिएट करता है। जो एवरेज लीडर होता है वो और किसी को आगे नहीं आने देता, क्योंकि वो थ्रेटेंड फील करता है। सो की डिफरेंस ये है कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है तो क्या मैं चेन ऑफ लीडर्स तैयार कर रहा हूँ। एप्पल की हमने बहुत बात करी। क्या स्टीव जॉब्स के बाद एप्पल कंपनी बंद हो गई? नहीं हुई। अगर वो नए लीडर्स नहीं तैयार करते तो उनके साथ वो कहानी ख़त्म हो जाती। सही बात है सर। फाउंडर्स और सीएक्सओ लेवल पर आपको कौन सी एक लीडरशिप मिस्टेक सबसे ज़्यादा दिखती है? आई थिंक ये एक बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम एक पैनोरामिक व्यू में देखते हैं तो इंडियन मैनेजर्स आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ को कंट्रोल करते हैं। yes, चाहे गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब जगह इंडियंस बैठे हैं। yes, लग्जरी में हम देखते हैं तो शनेल इज़ नाउ मैनेज बाय अ इंडियन लेडी। एक तरफ बहुत प्राइड की बात है। अब जब सिमिलर मैनेजर्स को इंडिया में बिठाया जाता है तो चैलेंज क्या आता है? ये मेरी अपनी पर्सनल समझ है कि शायद इंडिया में अभी भी बिजनेसेस एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस की तरह रन करते हैं। एक फैमिली मैनेजमेंट कल्चर अभी भी है। नाम के लिए प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, लेकिन कंट्रोल, चाहे वो स्टार्टअप बिजनेस ओनर का हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोफेशनलाइज हो गए हैं, समवेयर इट गोज बैक टू द ओनर। यस सर। इस वजह से वो प्रोग्रेस और वो ग्रोथ नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि आई थिंक अभी वो एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द इकोनॉमिक एवोल्यूशन में सब लोग सेल्फ ग्रोथ देखते हैं, नॉट बट कॉर्पोरेट ग्रोथ। जब कॉर्पोरेट ग्रोथ की तरफ सब लोग काम करते हैं देन एवरीवन ग्रोस टुगेदर। वो डिफरेंस अभी कल्चर में हमारे यहाँ है। सर, जब सक्सेस आती है तो ईगो भी नेचुरली ग्रो होता है। लीडर्स ईगो को कैसे मैनेज करें? आई थिंक ईगो को मैनेज करने के लिए इट इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इट इज़ अ लॉट ऑफ मेडिटेशन, इट इज़ अ लॉट ऑफ बीइंग बैलेंस्ड। ये एक अपने इंटरनल वैल्यू सिस्टम की बात है। आपने सही बोला, जाहिर है, चाहे वो सिनेमा इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री हो, ईगो आना तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदू ग्रंथों में इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे साधन बताए गए हैं। अगर वो आदमी उनको प्रैक्टिस करे तो शायद वो बस में कर सकता है। सर, एक ब्रांड को सस्टेन करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? क्यों ऐसा होता है कि एक ब्रांड यूनिकॉर्न बन के भी अगले 2-3 सालों में पूरा ठप पड़ जाता है? आई थिंक वो ब्रांड डीएनए और ब्रांड का कल्चर की बात होती है। तो जो जिनकी आप बात कर रहे हैं कि 2-3 साल में ठप हो गए, आई थिंक उनका एक्सपेंशन और ग्रोथ प्रोबेबली द एम्बिशन शायद काबिलियत से ज़्यादा बड़ा था। तो आप जिस लेवल पे जाना चाहते हैं उतना बड़ा आपको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, उसको मैनेज करने के सिस्टम्स, प्रोसेसेस, गवर्नेंस इश्यूज बनाना भी ज़रूरी होता है। तो कंपनीज जो फेल होती हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस की वजह से होती हैं, कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा ओवर एम्बिशन की वजह से फेल होती हैं। क्योंकि कहते हैं ना अंग्रेजी में कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। यस सर। आजकल जो कल्चर आ गया है, ये डिजिटाइजेशन कल्चर की वजह से एक्सेलरेशन ऑफ बिजनेस इज़ वेरी वेरी फास्ट, क्योंकि डिजिटल मीडियम बहुत तेज़ी से स्प्रेड करा देता है। वायरलिटी एक नया कॉन्सेप्ट आया है। पहले तो बिजनेस वायरल नहीं होते थे। ये वायरल तो इसी की वजह से होने लगे ना। तो वायरलिटी की वजह से सक्सेस बहुत जल्दी आ जाती है। उसको शायद मैनेज करने का सिस्टम तब तक नहीं बन पाता है जब तक फेलियर पहले आ जाता है। सर, आपके करियर में कोई ऐसा फेस आया जब चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई? उस फेस ने आपको क्या सिखाया? ज़िंदगी में और बिजनेस में ये हमेशा आता है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। कोई भी चीज़ कभी भी एक मतलब जो स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं चलती है।
मैनेजमेंट में सिखाया जाता है यू मस्ट हैव अ प्लान ए एंड अ प्लान बी। अगर ये हो जाए तो ये करना चाहिए। मतलब आर्मी में भी होता है, अगर आप, मैं मर्चेंट नेवी बैकग्राउंड का हूँ तो हमेशा हमारे पास ये एक्शन सेकंड ऑप्शन हमेशा प्लान होता था। Yes, sir. तो बहुत सारे सिचुएशंस इसमें आई जिसमें कि हमने सोचा था वो नहीं हुआ, सरप्राइजेज आए और उसको झेलना है, उसको टैकल करने के लिए आपको क्विक थिंकिंग करनी ही पड़ती है। सर, एक ऐसी लाइफ लर्निंग जो आपको ना कोई बुक ने सिखाई ना क्लासरूम ने। वेल, आई थिंक डिसिप्लिन, कमिटमेंट एंड कन्विक्शन। तो मेरा ये मानना है कि अगर सक्सेसफुल होना है तो 3 C's का फॉर्मूला होना चाहिए। ओके। नंबर 1 कन्विक्शन, क्योंकि जिस चीज़ से आप कन्विंस नहीं हो आप दूसरों को कैसे कन्विंस करोगे। दूसरा, उस कन्विक्शन में कमिटमेंट। Yes, sir. आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा है तो आपको कमिटेड उस पर रहना ही पड़ेगा। तीसरा, कंटिन्यूटी। आप उसमें जब आप कंटिन्यूसली उसी काम को करते रहोगे तो आप इम्प्रूव करते चले जाओगे और आपकी कमिटमेंट नज़र आएगी। तो कन्विक्शन, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, दीज आर द 3 C's। ये मैंने सीखा है बिजनेस से कि धीरे 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 आप इम्प्रूव करोगे और आपको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। सही बात है सर। सर, आप पर्सनली प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस एंड सक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं? प्रेशर, एक्सपेक्टेशंस एंड सक्सेस। यस सर। देखिए, प्रेशर तो रहेगा ही ज़िंदगी में। आप फादर बनते हैं, शादी करते हैं, प्रेशर्स तो फैमिली के भी रहते हैं, बिजनेस के भी रहते हैं। बट आई थिंक मैंने बताया ना कि हिंदू ग्रंथों में बहुत सारे तरीके बताए गए हैं। तो मैं पर्सनली योगा करता हूँ, जिम जाता हूँ, सो आई गो टूवर्ड्स मेडिटेशन, इट हेल्प्स मी रिलीज द प्रेशर। दूसरा आपने कहा सक्सेस, एक्सपेक्टेशंस एंड सक्सेस। एक्सपेक्टेशन हर समय आप मीट कर पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। सही बात है। और उसको मैं समझता हूँ रिलेशनशिप में और बिजनेस में उसको बैलेंस कर पाना या बैलेंस कैसे करना है ये सीखना भी एक ज़रूरी चीज़ है। और सक्सेस अभी तक तो हमने उसको मैनेज किया है और भगवान करें कि हम आगे भी करते रहेंगे। एब्सोल्युटली, थैंक यू। सर, आज की जनरेशन फास्ट सक्सेस और फास्ट लग्जरी चाहती है। आपके हिसाब से सबसे पहले क्या बिल्ड करना चाहिए, स्किल्स, पेशेंस या माइंडसेट? आई थिंक तीनों की ज़रूरत है। स्किल्स, पेशेंस एंड माइंडसेट, ये तीनों साथ साथ होने चाहिए। बिकॉज अगेन रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो वो पेशेंस की वजह से बना, स्किल्स की वजह से बना या सक्सेसफुल पहले ही हुआ, ये खुद ही आदमी को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि भाई चाहे वो रोम, तो एक कहावत की बात है, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं बनी और कोई भी चीज़ एकदम से नहीं बनी और कोई भी चीज़ बिना स्किल्स के नहीं बनती। तो आपको तीनों चीज़ों का बैलेंस, हर एक चीज़ का एक सही उम्र होती है, उस हिसाब से ही करना चाहिए। सर, यू रन अ स्कूल, लग्जरी बिजनेस कनेक्ट जी। तो उसमें हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? इसमें भरत, हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि लग्जरी ब्रांड को कैसे मैनेज करना है। ओके। हमने कुछ देर पहले बात करी थी कि भी इंडिया जैसे मार्केट में लग्जरी को लेके आना बहुत आसान है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट को कॉपी कर प्रोडक्ट को ले आते हैं। हाँ जी। और प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो एनवायरनमेंट बनाना होता है, लॉबी बनानी होती है, दुकान बनानी होती है, वो भी बन जाती है। लेकिन इवेंचुअली बेचने के लिए तो आपको लोकल लोगों को ही ट्रेन करना पड़ेगा। यस सर। अभी हमने बात करी कि लग्जरी इज़ अ माइंडसेट, तो वो माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो लग्जरी खरीद रहा है और जो लग्जरी बेच रहा है, उनको सोशो इकोनॉमिक गैप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यस सर। और अनफॉर्चुनेटली जो खरीद रहा है वो बेचेगा नहीं और जो बेच रहा है वो खरीदेगा नहीं। यस सर। तो जो बेचने वाले को हमें खरीदने वाले के मेंटल लेवल पे लेके जाना है, उसकी हम पूरी एजुकेशन देते हैं, उसका पूरा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, उसकी पर्सनालिटी चेंज कर देते हैं, उसको हम ये समझाते हैं कि आप उनसे कम नहीं हो। हाँ जी। जब आप अपने आप को उनके लेवल पे उठाओगे तब आप उनसे कन्वर्स कर पाओगे और कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। और कोई भी आदमी, कोई भी ट्रांजैक्शन पर्सन टू पर्सन होता है, ब्रांड टू पर्सन बहुत कम होता है। यस सर। तो ब्रांड होगा, वो ब्रांड की वजह से कस्टमर आएगा, लेकिन वो परचेज तो एक इंडिविजुअल से ही करेगा। यस सर। तो ये इंडिविजुअल्स की हम एक टैलेंट, एक फोर्स, एक फौज तैयार कर रहे हैं। आज हमें 14 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं। ग्रेट। और हमने ये रियलाइज़ किया, मेरा बड़ा लंबा करियर रहा इंडिया में लग्जरी बिजनेस को लेके आने का, ब्रांड्स को लेके आने का, कि हम ब्रांड, प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट शॉर्ट टाइम के लिए लोग भी ले आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें यहीं लोग तैयार
करने पड़ेंगे। Yes, sir. तो ये एजुकेशन जो यूरोप में होती थी, हम 2012 से उसको इंडिया में लेके आए और धीरे 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 आज हम इसमें कैटेगरी इनिशिएटर से कैटेगरी लीडर्स हैं। हमारा MBA प्रोग्राम UGC से अप्रूव्ड है और इंडिया में सिर्फ ओनली UGC अप्रूव्ड MBA प्रोग्राम हम कराते हैं। ओके, ग्रेट। सर, आप चेयरमैन हैं लग्जरी कनेक्ट के, उस अम्ब्रेला के अंडर और कौन सी कंपनीज आती हैं? देखिए, हमने जब 2012 में लग्जरी कनेक्ट बनाया था तो हमारा थॉट ये था कि स्ट्रैटेजी टू स्किलिंग, हमने ये पूरे वैल्यू चेन को एड्रेस करना है और वही हमारा फोकस रहता है। क्योंकि हमने तब ऑब्जर्व किया कि स्ट्रैटेजी देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। यूरोपियन ब्रांड होता है, उसको इंडिया कैसे आना है, क्या कर रहा है, कैसे कस्टमर्स को टारगेट करना है, ये स्ट्रैटेजी यानी कि ज्ञान तो बहुत देते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, उसके लिए जो क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपने क्वेश्चन किया स्किलिंग का, तो लैक ऑफ स्किलिंग को एड्रेस करने के लिए कोई नहीं फोकस कर रहा था। तो हमने सोचा कि स्ट्रैटेजी टू स्किलिंग हम पूरे वैल्यू चेन को एड्रेस करेंगे। ओके। तो नॉलेज बेस्ड कंपनी है, इसलिए रिसर्च ज़रूरी है। बिजनेस स्कूल धीरे धीरे स्किलिंग वर्टिकल एक बिजनेस स्कूल में कन्वर्ट हो गया, तो LCBS आवर लग्जरी कनेक्ट बिजनेस स्कूल इज़ द एजुकेशन वर्टिकल। फिर चूंकि हम नॉलेज और रिसर्च बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमारा जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश करता है वो डिवीजन है लग्जरी क्रक्स। लग्जरी क्रक्स के अंडर ही इंडिया की ओनली लग्जरी बुक मैंने लिखी है, हाँ जी, जिसका नाम है द इनक्रेडिबल इंडियन लग्जरी बाजार। ओके। ये ड्यूरिंग कोविड कंप्लीट हुई, तो उसका लॉन्च थोड़ा सा आधा अधूरा रह गया। और हमारा एक डिज़ाइन स्टूडियो जो मेरा वाइफ देखती है, वो लग्जरी डिज़ाइन स्टूडियो, जहाँ पे एथनिक वेयर का काम होता है। डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हमारे कोर बिजनेस से, लेकिन अंडर द सेम अम्ब्रेला वो भी ऑपरेट करता है। ओके सर, अगर आप एक डेली हैबिट सजेस्ट करें जो एक स्ट्रॉन्ग लग्जरी माइंडसेट बिल्ड करे, वो क्या होगी? आई थिंक एक डेली हैबिट नहीं, इसके लिए कपल ऑफ हैबिट्स चाहिए। नंबर 1 इज डिसिप्लिन, नंबर 2 इज डिवोशन एंड नंबर 3 इज डेडिकेशन। डिवोशन टूवर्ड्स वॉट एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स वॉट? डेडिकेशन टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग एंड बिलीविंग दैट यू कैन डू इट। उसको करने के लिए यू हैव टू डिवोट टूवर्ड्स लर्निंग। और आज की डेट में मार्केट या सिचुएशन या इंडस्ट्री जितनी फास्ट चेंजिंग है, उसमें अगर आप अपने आप को इन्फॉर्म्ड या एजुकेटेड नहीं रखोगे, आप बहुत जल्दी पीछे रह जाओगे। सो कीपिंग योर सेल्फ कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड थ्रू वेरियस मीडियम्स, आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट में, लेकिन उसको पढ़ने का पेशेंस होना चाहिए, उसकी नॉलेज एक्यूमुलेट करने का आपको शौक होना चाहिए। तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी टू बी एबल टू डील with who's who of the industry of the world. Yes sir. Sir, moving forward to rapid fire round. लग्जरी मनी या माइंडसेट? Mindset. एक लग्जरी ब्रांड जो आपको वैल्यूज की वजह से इंस्पायर करता है? Rolex. ग्रेट। वन ड्रीम डेस्टिनेशन फॉर वेकेशन? Too many to name one. ग्रेट। टीचिंग या कोचिंग, कौन सा रोल आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? टीचिंग और कोचिंग में कोई खास अंतर नहीं है, ऑडियंस चेंज हो जाता है। टीचिंग में स्टूडेंट होते हैं, कोचिंग में मैनेजर्स होते हैं। यस सर। अभय गुप्ता को अगर एक वर्ड में डिफाइन करें तो वो क्या होगा? Committed. ग्रेट। फाइनली, योर व्यूज ऑन दिस शो बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना? I think it's a very unique project that you have done. In fact, when you reached out to me, मैं रियलिटी को REALTY नहीं पढ़ रहा था, REALITY पढ़ रहा था। ओके। कि सच्चाई के आगे क्या है, शायद आप उस पर बात करना चाहते हैं। Yes, sir. तो both things are connected and I think best compliments, you are doing a great job by initiating this knowledge based platform, क्योंकि आज की डेट में ज्ञान बहुत सारा है, नॉलेज बहुत कम है। यस सर। मेरा पॉइंट भी सिर्फ मीनिंगफुल कंटेंट बनाना है सर। जी। फाइनली सर, अगर आप एक लाइफ मंत्रा देना चाहे लोगों को तो प्लीज़ बताइए, और ये बताइए कि अगर वो आपसे कनेक्ट होना चाहें तो कहाँ कर हो सकते हैं? देखिए, लाइफ मंत्रा तो बहुत मुश्किल है देना, लेकिन हाँ, जो हमने किया अपनी ज़िंदगी में कि हमने कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा। अगर कोई काम पकड़ा है तो उसको कंप्लीट करके ही हम माने हैं। सो कमिटमेंट अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। दूसरा, आप मुझे रीच आउट करना चाहें, आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब सोशल मीडिया पे डिजिटली वेरी वेरी एक्टिव, तो नॉट डिफ़िकल्ट। अगर भरत ने मुझे ढूंढ लिया, कोई भी मुझे ढूंढ सकता है, मेरा ये मानना है। मोस्ट वेलकम, हैप्पी टू बी ऑफ वैल्यू। Great. So, this is very inspiring conversation with Mr. Abhay Gupta जी, चेयरमैन एंड फाउंडर लग्जरी कनेक्ट ब्रांड। अगर आप भी चाहते हैं लग्जरी मार्केट में एंटर करना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि
आइए मिलिए और जानिए कि ये स्कूल क्या करता है। इट्स अ सर्टिफाइड कोर्स एज वेल। और इसके अलावा बहुत सारे मिथ बस्ट हुए कि लग्जरी के असली डेफिनेशन क्या है, क्या इंडिया सही में फ्यूचर रेडी है या जेनजी किस तरफ जा रहा है। तो हमने बहुत सारी बातें की और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए सर को, और इसी तरह के और मीनिंगफुल कंटेंट के लिए फॉलो मी एज वेल। मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।